हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आप लोग मीडिया स्टार वर्ल्ड को लगातार इसलिए देख रहे हैं कि खबरें हम पूरी तरह से रेफरेंसेस के साथ देते हैं और कुछ जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं। कोशिश हम करते हैं कि जहां जंग हो रही है वहां से भी किसी से बात कर ली जाए। मैंने अब तक तेहरान से कम 2 बार बात की है, जब से ये आज छठा दिन है इजराइल और ईरान के बीच जंग शुरू होने को। आज हम बात कर रहे हैं जनाब आफताब कमाल पाशा साहब से, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के गल्फ स्टडीज सेंटर के डायरेक्टर रह चुके हैं, डिप्लोमेट के तौर पर भी काम कर चुके हैं कई मुल्कों में, और कई किताबें लिखी हैं वेस्ट एशिया मिडिल ईस्ट मामलात पर। एक्सपर्ट माने जाते हैं। अब से पहले भी हमारे चैनल पर और दूसरे चैनल्स पर भी आपने उन्हें जरूर देखा होगा। आज जो हमें बात करनी है वो ये कि छठा दिन है जंग को और दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, दोनों तरफ से कामयाबियों का भी दावा किया जा रहा है। हम ये समझना चाहेंगे कि क्या जिस तरह से हमले हो रहे हैं, जवाबी हमले हो रहे हैं, जो कुछ अब तक ईरान ने किया है, देखिए इसमें खास बात यह है, एक तरफ तन्हा ईरान है, एक तरफ इजराइल और उसके साथ अमेरिका और तमाम यूरोपियन मुल्क, G7 मुल्कों की अभी मीटिंग हुई थी, वहां मिले थे। उतना गोलमोल करके एक रेजोल्यूशन पास किया जा रहा था जिसमें एग्रेसर का नाम नहीं लिया जा रहा था, उस पर भी ट्रंप ने दस्तखत नहीं किए और वो वहां से बीच में छोड़ करके एक तरह से फरार हो गए। क्या वो तनहा थे इस मीटिंग में? क्या वो अपनी बात अब कह रहे हैं कि हम बातचीत नहीं, कोई बातचीत से मसला हल नहीं होगा, हम तो आखिरी सॉल्यूशन चाहते हैं? यानी क्या वो पूरी तरह से ईरान को तबाह करना चाहते हैं? और क्या ईरान की अभी तक ताकत उन्होंने महसूस नहीं की है? हैफा से और तेल अवीव से जिस किस्म की वीडियोज आ रही हैं, उससे ईरानी हमलों की तबाही साफ नजर आ रही है। जनाब आफताब कमाल पाशा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। आप ये बताइए कि जब ये जंग शुरू हुई, पहले दिन ऐसा लगा कि ईरान बहुत कुछ खो गया, कब काफी इंपॉर्टेंट लोग उसमें शहीद हो गए, मारे गए, और उसके बाद जो हमले, जवाबी हमले हुए हैं, वो उनको आप कैसे देख रहे हैं? और अभी ताजा बयान यह है कि अभी तक हम सिर्फ वार्निंग के लिए दे रहे थे, हमले कर रहे थे, अब पेनफुल और सजा देने वाले हमले अभी बाकी हैं। आप कैसे देख रहे हैं इन सब वाकयात को? जी, आप का शुक्रिया। तो आपके इंट्रो में आप बहुत दो महत्वपूर्ण लफ्ज इस्तेमाल करे। ये कि ये दोनों अपनी अपनी जीत का जो है ढोल बजा रहे हैं कि बोथ आर क्लेमिंग विक्ट्री। मेरे ख्याल से इजराइल की बमबारी और जो भी उसने किया पहले दिन, जुमा का दिन, जनरल्स को, ईरानियन जनरल्स को और साइंटिस्ट को मारना, और जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे जो हमला हुआ, वो एक्सपेक्टेड था। कई सालों से जो है नेतन्याहू और इजराइल ईरान को धमकी देते आ रहे हैं और हमला करने की बात कर रहे हैं, और वो कोई नई बात नहीं थी पूरे दुनिया वालों को। लेकिन जो ईरान ने जवाबी हमला किया और जिससे बर्बादी हुई इजराइल में, पूरी तैयारी के बावजूद आयरन डोम, डेविड स्लिंग, पैट्रियट मिसाइल्स और अमेरिका के इतने अड्डे जो यहाँ है, उर्दून और दूसरे दीगर मकामों पे जो इजराइल की मदद के लिए खड़े हैं, जो इस्तेमाल करते हैं एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स के लिए वगैरह वगैरह, उनके बावजूद भी जो है ईरान के मिसाइल्स इजराइल पहुंचे और वहाँ काफी हानिकारक रहे। और पिछले 4 दिनों से हम ये देखते आ रहे हैं कि मुझे कभी कभी सोचना पड़ता है कि ये इजराइल में हो रहा है या गाजा में हो रहा है। गलती से ईरान गाजा में तो ये मिसाइल नहीं भेज दिया, जो कि हमें आदी हो गए हैं कि जो है इजराइल लगातार हमला कर रहा है और जो वहाँ सर्वनाश हुआ है उस पर दोबारा हमला कर रहा है, जहाँ लोग अपने घरों को ढूंढने के लिए और पनाह लेने के लिए जो गए हैं मलबे में, उस पे भी दोबारा तीसरी बार चौथी बार बमबारी कर रहा। तो इतना भयानक
डिस्ट्रक्शन इजराइल में हुआ है, चाहे वो टेल अवीव में हो या हाइफा में हो या नेगेव डेजर्ट में हो या गलीली में हो या दूसरे इलाकों पे हो, ये चौंकाने वाली बात है। पूरे दुनिया वाले ये इनको उम्मीद नहीं थी कि ईरान इतना ताकतवर है और इतने डिफेंस के बाद भी, पूरे वेस्टर्न कंट्रीज के डिफेंस के बाद भी जो है पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी से ये इजराइल पे हमला कर सकता है। देखिए, दोनों हमले में इजराइल और अमेरिका के एक्शन और जवाबी कार्रवाई में एक बहुत बड़ा फर्क है, और ये है कि इजराइल अंधाधुंध जो है सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस पे बमबारी कर रही है, जिसमें कई ईरानी शहीद हो गए, जख्मी हो गए और बर्बादी हुई है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ईरान की बमबारी पिन पॉइंटेड है, या तो वो मोसाद हेडक्वार्टर्स पे है, या तो वो डिफेंस मिनिस्ट्री पे है, या मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी पे है, या तो दो गैस प्लेटफॉर्म मेडिटेरेनियन सी में है, या तो बेंगुरियन एयरपोर्ट के पास है, या एक हवाई अड्डा है उस पे है। तो ये ठिकाने जो है सभी भी, और डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर आप जानते हैं नेगोव में है, और गलीली के पास भी, सीरिया के गोलन हाइट्स के पास भी मिलिट्री अड्डे पे उन्होंने मिसाइल्स दागे थे। तो इतनी बारीकी से ये निशाने और इनके टारगेट्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये पूरी दुनिया की प्रेस में ये बात चर्चा हो रही कि ये इतनी एक्यूरेसी और इतने पिन पॉइंटेड अड्डों को आइडेंटिफाई करना और उन पे हमला करना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान के पास इतना खुफिया इंफॉर्मेशन कैसा पहुंचा, और इतनी एक्यूरेसी से ये कैसा मिसाइल भेज सके, इन स्पाइट ऑफ ऑल दी एंटी एयरक्राफ्ट एंटी मिसाइल डिफेंस जो अमेरिका इजराइल को दिया था, बरतानिया वगैरह सब कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो हाँ, मैं मानता हूं कि इजराइल के हमले में ईरान का काफी नुकसान हुआ है, काफी मासूम लोग, जनरल, साइंटिस्ट मारे गए हैं, और न्यूक्लियर फैसिलिटी चाहे तेहरान में हो, इस्फहान में हो, या फर्दू में हो, या नतांस हो, वहाँ काफी नुकसान हुआ है। और मिलिट्री प्रोडक्शन सेंटर्स में भी उन्होंने दावा किया कि मारे हैं। तबरीज से लेके दूसरे अन्य शहरों में कम से कम 36 ठिकानों पर उन्होंने बमबारी की। लेकिन मेरा इंफॉर्मेशन कहता है कि कई सालों से तो ये उम्मीद कर रहे थे कि इजराइल हमला करेगा या अमेरिका के साथ मिलकर दोनों करेंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने काफी डुप्लीकेट ऐसे अड्डे बनाए थे जिसपे वो अंधाधुंध इजराइल बमबारी कर सके, और जिसमें कुछ खास प्रोडक्शन फैसिलिटीज नहीं थे, डेकॉय थे, उसको बोलते हैं इंग्लिश में, डेकॉय बोल के, सुपरफिशियल थे। तो इस तरीके से वो जो 36 अड्डों पे उन्होंने बमबारी की, उसमें कम से कम 18 जो है वो बोगस थे, फेक थे। उससे ईरान को काफी नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ वो ठिकानों पे हुए, कुछ सिविलियंस को जख्मी हुए, लेकिन जो कोर इंडस्ट्रीज हैं, उनके प्रोडक्शन फैसिलिटीज, उस पर ज्यादा नुकसान अभी तक, जहां तक मेरा इंफॉर्मेशन, ईरान को नहीं हुआ है। और जो सेंट्रीफ्यूग और यूरेनियम, एनरिच यूरेनियम जो रखे हैं, उसको भी कुछ खास गति नहीं पहुंची है, नुकसान नहीं पहुंचा है। जी, आप कुछ ये बहुत ही अहम बात आपने बताई है कि ईरान ने कुछ फेक अड्डे बनाए हुए थे जिन पर हमला हुआ। मुझे याद आ रहा है, शायद वो इराक का वाकया था या लीबिया का था, कुछ नकली हवाई जहाज बना के खड़े किए गए थे और उन पर हमला किया था अमेरिका ने। तो ये एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी हो सकती है कि दुश्मन को फ्रस्ट्रेट कर दें और नकली अड्डे बना करके खड़े कर दिए, और वहां पर उनकी ताकत काफी खर्च हो गई। एक खास जो खबर आ रही है बार बार पिछले 2 दिन से, वो ये कि आयतुल्लाह खामेनेई को हम कत्ल कर देंगे। आयतुल्लाह खामेनेई के लिए
इजराइल कंट्स जो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि उनका हशर सद्दाम हुसैन जैसा होगा। फिर ट्रंप कहते हैं कि ईरान को बगैर शर्त के सरेंडर कर देना चाहिए, फिलहाल हम आयतुल्लाह खामेनाई का कत्ल नहीं कर रहे हैं। इस सब के मानी क्या है, कैसे देख रहे हैं इस खबर को आप? जी, इजराइल तो चाहता था कि सुप्रीम लीडर को मार दिया जाए, जैसा उन्होंने इस्माइल हानिया को मारा, या हसन नसरल्लाह को मारा, या कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने जो मारा, या इजराइल ने जो पहले दिन जनरल्स और साइंटिस्ट को जो मारा। तो वो इजराइल ये मान के कत्ल करना चाहता है कि ये पूरा डिसीजन, चाहे मिलिट्री हो, फॉरेन पॉलिसी हो, या जो भी महत्वपूर्ण डिसीजन ईरान में लेते हैं, ये एक ही बंदा है जो कि हमारे खिलाफ है। और इसको जो है जो सऊदी और बहरीन के लीडर्स बताए थे, सांप का सिर है, उसको खत्म करना बोल के उनका इरादा था। लेकिन अमेरिका का कुछ और ओपिनियन था, उन्होंने वीटो कर दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप वो भी कह रहे हैं कि हम मारना नहीं चाहते, बशर्ते है कि आप हमारे सोल्जर्स पे अटैक ना करें और अड्डों पे अटैक ना करें। तो अगर ये दो महफूज रहें तो हम आपको मारने नहीं देंगे और आपको कुछ नुकसान नहीं होगा, बल्कि लेटेस्ट ट्रंप की तरफ से आया है। देखिए, ये अली खामेनेई और सद्दाम को कंपेयर करना बहुत ही बेहुदा, ये इग्नोरेंट फॉरेन डिफेंस मिनिस्टर है इजराइल का। सद्दाम हुसैन को किसने मदद किया ईरान के खिलाफ जंग करने की? क्या वो अली खामेनेई को मदद करे हैं? क्या अली खामेनेई ने किसी के देश पे हमला किया है? वो सिर्फ जवाबी कार्रवाई करे हैं इजराइल के खिलाफ जब उसने हमला किया। अब तीसरी बार भी जब इजराइल ने हमला किया तो वो जवाबी कार्रवाई थी ईरान की तरफ से। ईरान अपने आप किसी मुल्क पे हमला नहीं किया, कोई भी नेबर पे, चाहे ईरान हो, इराक हो, या अफगानिस्तान हो, या जो भी हो। तो इस लिहाज से कंपेयर करना, और सद्दाम हुसैन के साथ उन्होंने मदद ही नहीं की, लेकिन उसके साथ बगावत भी की, कॉन्स्पिरेसी भी की कि आपका मसला कुवैत के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं, बल्कि एक तरह से उकसाया, वहां फंसाया, और दोबारा उनको पीटे हमले में 91 में। और उसके बाद से सैंक्शंस लगाते रहे और उनसे कंसेशंस मांगते रहे कि आप पाइपलाइन बनाइए, इजराइल को पानी का पाइपलाइन बनाइए बोल के। जब सद्दाम हुसैन ने मना कर दिया तो उसके खिलाफ हो गए और हर तरीके से इल्जाम लगाते रहे कि आपने कुर्दों के खिलाफ केमिकल वेपन्स इस्तेमाल किया, वगैरह वगैरह बोल के। तो अल्टीमेटली उसी सद्दाम हुसैन के खिलाफ उन्होंने बगावत करके किसी भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के बगैर 31 के कोलिशन से जो है हमला कर दिया मार्च 2003 में, और उसके बाद उनको पकड़ के फांसी दे दी है। क्या ये सब जुर्म अली खामेनेई करे हैं? क्या ये कंपेयर करना जायज है? क्या क्या जुर्म अली खामेनेई ने किया है किसी के खिलाफ भी, चाहे वो इजराइल के खिलाफ हो या कुछ भी हो? उन्होंने सिर्फ ज़ायनिज्म को कंडेम किया है और फलस्तीनियों को बेघर करने की बात उठाई है और इंसाफ की बात की है। जहां भी ऑपरेशन होता है, जहां भी सफरिंग होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, उसके खिलाफ बात की है, उन्होंने ह्यूमन राइट्स की बात किए हैं। और जितना ऑपरेशन हो रहा है, जितना जलालत से फलस्तीनियों को ट्रीट कर रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि खुद को जो है जबरदस्ती इजराइल अपने कब्जे में लिया है, जो कि इंटरनेशनल सिटी होना चाहिए था सबके लिए, यहूदियों के लिए, मुसलमानों के लिए, क्रिश्चियनों के लिए। तो ये आपका एक इटरनल कैपिटल किस बेसिस पे आप बोल रहे हैं कि हमारा इटरनल कैपिटल रहेगा इजराइल का और आपके कब्जे में रहेगा? तो इसको चैलेंज किया है अल कुद्स पे, जो भी स्पीच दिया है अभी तक 29-40 सालों से, तो इसी को दोहराया है कि ये इलीगल है उसका ऑक्यूपेशन। तो चूंकि उन्होंने जायनिज्म को अप्रोच किया है और उनकी इजराइल की पॉलिसी फलस्तीनियों के खिलाफ नारा आवाज उठाई है,
तो इसीलिए वो सद्दाम हुसैन का उदाहरण देना चाहते हैं कि आपका भी हशर यही होगा, आपको भी हम पकड़ के फांसी देंगे। हालांकि वो मारना चाहते हैं, वो बम से उनको कब्जा करने की तो बहुत दूर की बात है। अगर इजराइल ईरान को हमला करता है, जमीनी हमला, तो अगर पूरे 7 या 8 मिलियन यहूदी भी इजराइल रिजर्व फोर्स में ज्वाइन करके करेंगे तो एक हफ्ते से ज्यादा लड़ नहीं पाएंगे 90 मिलियन ईरानियन से। तो बहुत दूर की बात है। ये जो है बहुत ही बेखूफी बात इजराइल कार्ड्स उन्होंने किया है, बेहुदा बात है। मेरे ख्याल से इसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। अमेरिका भी इसी तरह उसको इग्नोर करके नेतन्याहू को अपनी जगह बता दिया। जी, आपने आपने सही कहा। और आपने जो बात कही कि ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम अभी आयतुल्लाह खामेनेई को कत्ल नहीं करना चाहते और हमारी नजर में हम जब चाहे मारे, बहुत ही सॉफ्ट टारगेट है। लेकिन ट्रंप ने अभी जब ये जंग शुरू हुई उसमें एक तरह से ईरान को धोखा दिया, बातचीत का सिलसिला भी रखा, और ये धोखा फिर भी दे सकते हैं। इनके यहाँ धोखा देना कोई जुर्म नहीं है। अच्छा, मैं अब जो समझना चाहता हूं वो ये कि इजराइल टारगेट किलिंग कर रहा है मुसलसल। आप इंटरनेशनल कानून को जानते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स को ज्यादा बेहतर समझते हैं। ये जो टारगेट किलिंग है लीडर्स की, मिलिट्री लीडर्स की, जिस तरह से पहले दिन हुई, क्या इन इश्यूज को लेकर के इंटरनेशनल कोर्ट में नहीं जाया जा सकता? क्या है कानून? क्या जंग में लीडर्स को इस तरह से टारगेट किलिंग करके कत्ल करना क्या ठीक है? क्या है, थोड़ा सा बताइए इस सिलसिले में। जी, इंटरनेशनल कोर्ट जा सकते हैं। वो एक, लेकिन ये तवील किस्सा है। इतना जल्दी निर्णय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जैसा अब गाजा पे है, 1 साल से ज्यादा हो गया अभी चल रहा है वो मामला। तो ईरान जायज समझता है कि अगर हो सके तो जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट में ऐसी धमकी से लेके। देखिए, अब इतना बड़ा हमला हुआ है ईरान पे अनप्रोवोक्ड, और यूएन चार्टर के वायलेशन से और इंटरनेशनल लॉ के उल्लंघन से। और तीसरी बात, एडिशनल प्रोटोकॉल्स जो आईए के साथ ईरान ने जो मुआहिदा किया है, उसके तहत भी कोई भी देश को हक नहीं है कि वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज इस सिग्नेटरी के कंट्री में अटैक करे। तो ये तीनों चीजों पे जो है ईरान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जा सकता है। लेकिन ईरान को पता है कि वहाँ कितना वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, मैनिपुलेशन है, इजराइल का क्या रवैया है वगैरह, सब लंबा लंबा खींच सकता है ये किस्सा। हो सकता है वो आगे चल के जाए कि ऐसी जैसा अब रूस का स्टेटमेंट है, रूस ने बहुत कड़ा रवैया इस्तेमाल किया है इजरायली हमला जो ईरान पे हुआ है, कि ये धीरे धीरे इजराइल को न्यूक्लियर कैटास्ट्रोफी पे पहुंचाएगा। ये बहुत ही संगीन अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किया है कि ये जो भी हरकत है न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बर्बाद करना, ये बहुत ही खतरनाक है बोल के उन्होंने कड़े निंदों में खंडन किया है। लंबा स्टेटमेंट फॉरेन मिनिस्ट्री से, रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री से, और चीन की तरफ से भी यही है। चीन के यूएन एम्बेसडर ने कहा कि ये हमला यूएन चार्टर और इंटरनेशनल की खिलाफ वर्जी है, और दूसरा जो है ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे हमला करना, रेड लाइंस को क्रॉस करना है। हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं है, हम इसके खिलाफ वर्जी करेंगे और हर मुमकिन ईरान की मदद इसमें करेंगे। सेम रशिया ने भी बताया कि ये अनप्रोवोक था, ईरान ने कुछ धमकी नहीं दिया इजराइल को। इजराइल अपने आप जो है पुलिसमैन बन के यूएन चार्टर को इग्नोर करके, इंटरनेशनल लॉ को इग्नोर करके हमला किया है, और वो भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे। तो हमारी पूरी मदद जो है ईरान को होगी बोल के ये दो देश सॉलिड ईरान के पीछे खड़े हैं। तो जब मामला थम जाएगा तो मेरे ख्याल से अभी ईरानियन लीडरशिप आईसीजे के बारे में सोच नहीं रही है, लेकिन वो ऑप्शन ओपन है।
और इमीडिएट उनकी प्रायोरिटी है क्या ट्रम्प करेगा, क्या बातचीत में उनके जो प्रपोजल्स हैं एक्सेप्ट करेगा, जैसा कि वो न्यूक्लियर बम नहीं बनाने का जो वादा है वो राइटिंग में देंगे। दूसरी बात, एनरिच्ड यूरेनियम जो उनके पास है 300 किलो से ज्यादा, क्या वो रूस जो भेजना चाहते हैं या दूसरे दोस्त मुल्क में भेजना चाहते हैं, क्या उसे मंजूर है। तीसरा यह है कि जो एडिशनल प्रोटोकॉल्स हैं आईए के साथ, वो सरप्राइज इंस्पेक्शन और सीसीटीवी वगैरह के अलावा वो अमेरिका के इंस्पेक्टर्स उसमें ज्यादा तादाद में मानने के लिए ईरान तैयार है बोल के न्यूज आ रही है। क्या वो अमेरिका को एक्सेप्टेबल है? और चौथा ये है कि वो एनरिचमेंट 3.67 को महदूद रखने के लिए भी तैयार हैं, जो कि मेडिसिन और रिसर्च के लिए काफी है उनके लिए। और इसके अलावा भी दो और शर्तें भी, कुछ लचकदार रवैया अपनाने की बात आ रही है, और ये है कि वो अपने दोस्तों के साथ, चाहे हूती हो, हिजबुल्लाह हो या इराक में हो, उन पे जो कुछ ईरान हो सके करने के लिए तैयार है, ताकि अमेरिका के सर्विसमैन पे हमला ना हो। इजराइल पे नहीं, सिर्फ अमेरिका के सर्विसमैन या अड्डों पे हमला ना हो बोल के वो आश्वासन देने का सोच रहे हैं। और पांचवी बात यह है कि जो उनके मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स है, वो प्रोडक्शन खत्म करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो कुछ सोच रहे हैं आश्वासन देने की, इससे अमेरिका के अड्डों पे निशाना नहीं बनाएंगे बोल के कुछ लिमिटेशन सोच रहे हैं ईरान की तरफ से। ये मेरे सूचना की तरफ, मेरे सोर्सेस की तरफ से कुछ मालूम पड़ रहा है ये। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ईरान जो है, अगर अमेरिका एक कदम बढ़ता है तो ईरान 20 कदम जाने के लिए तैयार है, पीस एग्रीमेंट साइन करने के लिए, न्यूक्लियर एग्रीमेंट तैयार करने के लिए। लेकिन उसका सबसे बड़ा शर्त यह है कि जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अमेरिका पे है ईरान का, वो सबसे कम है, क्योंकि भरोसा नहीं कर सकते अमेरिका के ऊपर और खास तौर पे ट्रम्प पे। तो ईरान की ये कोशिश है कि ये सब गारंटीज और सैंक्शंस उठाने की गारंटीज एग्रीमेंट के बाद रूस दे। ये ट्राइलैटरल एग्रीमेंट होगा अमेरिका, रशिया और ईरान के बीच में, और रूस जो है गारंटी बन के इसमें सैंक्शंस उठाने की बात, और जो भी इस एग्रीमेंट के साथ उभर के निकलता है उसमें रूस काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करने की इसमें आशंका है। जी, आपने ये बहुत बड़ी खबर दी है। इसमें मैं समझता हूं दर्शकों को ये बिल्कुल पहली बार आपको ये मालूम होगा कि ईरान और रूस और अमेरिका मिलकर के कोई समझौता कर सकते हैं। इस किस्म के कुछ लचकदार रवैया ईरान ने जाहिर किया है। अच्छा, तेहरान से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत ही अहम चौराहों पर जंग खैबर की तस्वीरें बना करके एक सिंबोलिज्म, खैबर शिकन, अली इब्ने अबी तालिब को याद किया जा रहा है, और उसका ऑपरेशन का नाम भी अली इब्ने अबी तालिब रखा है उन्होंने, यौम गदीर के आसपास जो 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 एक शिया जो नजरिया है उसके तहत ये पुरजोश वहां से तस्वीरें ऐसी आ रही हैं। इस दरमियान इजराइल ने कल रात से खुद ऑक्युपाइड टेरिटरीज में CNN, BBC और तमाम वेस्टर्न मीडिया को लाइव टेलीकास्ट करने से रोक दिया है, और उसके साथ साथ ईरान के ऑफिशियल टेलीविजन IRIB पर भी हमला किया। एक खातून, बहुत लोगों ने उनकी वीडियो देखी है जो खबरें पढ़ रही थी बहुत जोश से, और जब बम का असर कमरे के अंदर आने लगा तो वो अल्लाह अकबर कहती हुई गई। तो वहां जोश कोई कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आखिर कौन सी ऐसी चीज है जिसको अपने यहां फिलिस्तीन के तकरीबन 250 जर्नलिस्ट को ये कत्ल कर चुके इजरायली, अपने मीडिया पर भी कंट्रोल, विदेशी मीडिया पर भी कंट्रोल, ईरान के मीडिया पर भी बमबारी करना, क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या छुपाना चाह रहे हैं, क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। इससे साफ जाहिर होता है कि इजराइल जो है
जो अपने आप को कामयाबी की तरफ उनकी बमबारी ले जा रही बोल के जो उम्मीद में थे, उस पे पानी फेर दिया है। और इससे साबित होता है ये कि इजराइल ये नहीं चाहता कि वेस्ट बैंक और जो भी वहाँ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, वहाँ काफी सरप्राइजिंग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। जब से ईरान के जनरल्स ने ये सेटलर्स को कहा कि आप वेस्ट बैंक के सेटलमेंट्स छोड़ के चले जाइए, आप पे भी बमबारी होगी बोल के, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, ये इजरायली मीडिया बता नहीं रहा है, ये यहूदी सभी जो सेटलमेंट्स में रहते हैं, ये 80% से ज्यादा अमरीकी हैं, डबल सिटीजनशिप रखते हैं, न्यूयॉर्क में और चिकागो में ऐसे शहरों में रहते हैं। मैं वहाँ गया हूँ, वहाँ मिला हूँ उनसे, कई लोगों से। ये कुछ महीने रहते हैं और वापस आते हैं और सर्कुलेट होते रहते हैं। ये सब इनमें इतना डर खौफ हो गया कि वो खाली करके छोड़ रहे हैं। और इजरायली हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है इन सेटलर्स पे कि वो इजराइल छोड़ के ना जाए, उनको एयरपोर्ट में भी जाने नहीं दिया रहा, और चोरी चोरी छुपे जो है जहाज लेके वो साइप्रस पहुंच रहे हैं या दूसरे ग्रीस के जजीरे पे पहुंच रहे हैं, ताकि वो महफूज जाके अमेरिका जाके रहें। तो ये हलचल मच गई है वेस्ट बैंक में जब से ईरान ने धमकी दी कि आप वहां से खाली करके चले जाइए। ये इन रिटेलिएशन हुआ जब इसराइल के लीडरों ने कहा कि सेंट्रल तेहरान से आप खाली करके चले जाइए, हम बमबारी करने वाले हैं, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने दोहराया कनाडा में कि आप तेहरान छोड़ के चले जाइए, जिसकी वजह से काफी लोग परेशान होकर तेहरान छोड़ने लगे। लेकिन ये कुछ जो है, तेहरान की आबादी कम से कम 17 या 18 मिलियन है, सबसे बड़ा शहर ईरान में, और उसमें एक भी मिलियन छोड़ के गए तो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। जो कि आसपास के इलाकों से रहते हैं, वो समझते हैं कि रिलेटिव्स के पास जाना ही बेहतर है इस जंग के मौके पे, चाहे इस्फहान हो या कुम हो या दूसरे आसपास के इलाके हो। तो 17 मिलियन के 17 मिलियन खाली करके जाने वाले नहीं है किसी भी हालत में अमेरिका के या इजराइल के दबाव में आके। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि जो अमेरिका या डीप स्टेट या नियोकॉन्स या मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इसराइल के जरिए जो ईरान में करवाना चाहते थे, वो ये है कि रेजिम चेंज, इस आयतुल्ला रेजिम का तख्ता पलटना और ईरान पे कब्जा करना, जैसा उन्होंने शाम में किया, और शाह ऑफ ईरान की तरह अपना दबदबा, इन्फ्लुएंस, असर और रसूख दोबारा ले आना। तो वो उल्टा पड़ गया है कि वो समझते थे कि ये बमबारी से और ये नुकसान से जो है लोग सड़कों पे आ जाएंगे, आयतुल्ला रजीम के खिलाफ वो सड़कों पे आके नारेबाजी करके उनको हटाने की डिमांड करेंगे, और ये बाहर से फोर्स भेज के जो है मैनिपुलेट करके हटा देंगे बोल के, ये इनका इरादा था, गोल था, टारगेट था, जो कि अचीव नहीं हुआ। और ईरानियन नेशनलिज्म इतना मजबूत है, जब भी फॉरेन हमला होता है, मैं तारीख में पढ़ रहा था, जब से सिकंदर ने ईरान पे पर्शिया पे हमला किया, उसके बाद से सभी इन्वेजन्स मैंने पढ़ा, तो उससे यही सबक मिलता है कि जब भी बाहरी हमले हुए हैं, ईरानी जो है अपनी हुकूमत के पीछे सपोर्ट करें, कोई भी हो, चाहे तानाशाही हो, डिक्टेटर हो या खलीफा हो या जो भी हो। तो यही देखने में आ रहा है कि अब चूंकि बाहर का हमला हुआ है इसराइल का, तो जो खुश नहीं है अब्दुल्ला रजीम से, हो सकता है 30%, 40% जो भी है आंकड़े, हमें पता नहीं, लेकिन ये भी लोग जो है ईरान के हुकूमत के पीछे खड़े हैं, क्योंकि सर्वाइवल का मामला है। तो किसी भी हालत में वो इसराइल के पिट्ठू या अमेरिका के पिट्ठू या जो भी शाह का ईरान का ये एडमिनिस्ट्रेशन था, उसमें रहने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बहुत पेनफुल था, बहुत ही मुश्किल हालात थे जब शाह ईरान थे। हजारों के स्टूडेंट शहीद हो गए, हजारों के ऑर्डिनरी सिटीजन्स को पकड़ के मार दिया गया, या तो डिसअपियर हो गए, मिसिंग हो गए। बहुत ही खौफनाक दौरान था वो शाह ईरान का। वो उस दौरान में कोई ईरानी नहीं पसंद करता कि रहे, इसीलिए रेजिम चेंज का जो एजेंडा था अमेरिका का, इसराइल का, वो उलट पलट हो गया, और लोग जो है जश्न मना रहे हैं कि अली, हजरत अली के शान में, और जो हिस्ट्री में हुआ, इस्लामिक हिस्ट्री में, वो दोहरा रहे हैं कि उसी तरह इनका मुंह तोड़ भी जवाब देंगे ये बाहर से
जो हमला कर रहे हैं। जी जी, मुझे याद है कुछ वर्षों पहले न्यूयॉर्क में कोई प्रोटेस्ट हो रहा था और यहूदी एक बैनर लिए खड़े थे, खैबर वाज योर लास्ट चांस। लेकिन अब ईरानी जो है वो जंग खैबर को याद करके और इमाम अली अलैहिस्सलाम के उस पैरोकार के तौर पर इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं। अच्छा, मैं वक्त हमारे पास बहुत कम रह गया है। आप जंग के नतीजे को किस तरह से देख रहे हैं? नतीजा क्या होगा, किस तरफ से? क्या अब ईरान इस पूरे इलाके के तमाम मामलात को का यानी रास्ता वही दिखाएगा? क्या ये अमेरिका इस जंग के नतीजे में इस इलाके को छोड़ करके भागेगा, या ये जंग और बढ़ेगी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी शायद बंद हो जाए, जैसे रेड सी बंद किया इसराइल वगैरह के लिए? क्या क्या कुछ होता हुआ नजर आ रहा है? क्या लगता है आपको? जी, अभी हमें सब्र से देखना होगा कि अगले कुछ दिनों में डोनाल्ड ट्रंप क्या डिसाइड करते हैं कि ये अमेरिका की दबाव में या यहूदी लॉबी के दबाव में आके वो इजराइल के हक में इंटरवीन करेंगे, ईरान पे बमबारी करेंगे, या पीसफुल डिप्लोमेसी से एग्रीमेंट ईरान के साथ होगा। क्योंकि अभी ये दो ऑप्शंस ओपन हैं। अगर जो भी लचकदार रवैया ईरान ने बताया अभी तक, उसको एक्सेप्ट करके जो कल का निर्णय था डोनाल्ड ट्रंप का कि हम वाइस प्रेसिडेंट वांस को और स्टीव विटकॉफ को इजराइल भेजेंगे, तो मेरा रीडिंग करना यह है कि जिस तरह से विटकॉफ गाजा में 19 जनवरी को सीज फायर नेतन्याहू के मुंह पे थोपे थे, उसी तरह से जेडी वांस को भेज के डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को बताना चाहते हैं कि आप जो भी करना चाहते हैं आप कर लिए, आपने काफी कुछ ईरान को नुकसान पहुंचाया, लेकिन उसके बरक्स आपका भी काफी नुकसान हुआ है। अगर आप जारी रखेंगे तो आपका ज्यादा नुकसान होगा और ईरान कोई कंसेशंस नहीं देगा। उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम छुपा हुआ है गहराई में, उसका कुछ आप खास बिगाड़ नहीं सकते बोल के मनाने की कोशिश करेंगे। अगर ये अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का, मैं मानता हूं कि बेनिफिट ऑफ डाउट उनको देना चाहिए, क्योंकि वो जेन्युइनली एक एग्रीमेंट होना बनाना चाहते हैं। और इसमें रूस का भी काफी दबाव है डोनाल्ड ट्रंप के कि आप इसराइल को किसी भी तरह रिस्ट्रेन करिए, उसको कंटेन करिए और आगे जंग बढ़ाने की कोशिश मत करिए। और हम ईरान की तरफ से भी बातचीत करेंगे ताकि वो इसराइल पर हमला ना कर सके, और जो मामला जूं का तो रहा स्टेटस को रहा, अगर स्टेटस को बना रहता है तो दोनों देश जो है रूस और अमेरिका दोनों ईरान और इसराइल को बताएंगे कि हाँ भी आपकी कुछ हद तक कामयाबी हुई है, नुकसान भी हुआ है। और ईरान को भी बता सकते हैं कि आपका भी नुकसान हुआ है, आप भी कामयाब रहे हैं, क्योंकि पहली बार आपने इतनी शदीद हमले इसराइल पे किए, जो इंग्लिश में इनविंसिबल बोलते हैं कि कोई आपको हरा नहीं सकता था। आपने बता दिया कि इसराइल की सुप्रीमेसी खत्म हो गई है। आप चाहे कितना भी मजबूत आयरन डोम या डेविड स्लिंग या एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम बना ले, हम उसका न्यूट्रलाइज करके बमबारी कर सकते हैं। हम आपके निशानों पर चुन चुन के हम मार सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं आपको। हम सिर्फ वार्निंग दिए हैं, हमारे पास इससे भी ताकतवर मिसाइल हैं और डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है, हम आपका बहुत कुछ नुकसान कर सकते हैं बोल के वो भी वार्निंग दे रहे हैं। तो इस लिहाज से जो है दोनों देश स्टेटस को मान के चलते हैं तो नो विक्ट्री नो वैंक्विश जो इंग्लिश में बोलते हैं, उस तरीके से स्टेटस को होगा। और ईरान हालांकि अब ओवरऑल व्यू लेंगे तो जरा कमजोर नजर आता है, क्योंकि हमास को खदेड़ दिया गया काफी बुरी तरीके से, हिजबुल्लाह को भी काफी नुकसान पहुंचा, हुतियों पे भी काफी बमबारी हुई, उनके बशर अल असद को तख्ता पलट दिया गया, और ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज और दूसरे फैसिलिटीज पे भी काफी बमबारी हुई। काफी बड़ी कीमत ईरान को अदा करनी पड़ी, लेकिन फिर भी जो बेसिक कोर सिस्टम है ईरान का, न्यूक्लियर फैसिलिटीज, अंडरग्राउंड, या जो प्रोडक्शन ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जो बोलते हैं,
खार्ग अबदान ऑयल टर्मिनल, बुशहर न्यूक्लियर प्लांट और बंदर अब्बास, तो कई महत्वपूर्ण जो है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर अभी महफूज हैं, इतना नुकसान नहीं हुआ। मेरा कैलकुलेशन ये है कि 8 या 10% नुकसान हुआ होगा ईरान का, लेकिन 90% इंटैक्ट है। तो अभी भी वो चला सकते हैं सिस्टम, बशर्ते कि ये सैंक्शंस उठा लिए जाए और नॉर्मल तरीके से ईरान को ट्रीट किया जाए, जो कि अब सभी के दिमागों में आया है अमेरिका के कि इतना आसान नहीं ईरान को हराना, और उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी काफी है। उसको ध्यान में रखते हुए आगे पॉलिसी बनाएंगे। और ईरान को भी ध्यान में रखना होगा कि जो खतरा समझते थे इजराइल, अमेरिका और अरब देश, ये हिजबुल्लाह से, हुती से और पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स से, ये सीरिया का तो नंबर हट गया, तो उसको भी जो है लचकदार रवैया अपना के फ्रेंडली रिलेशंस जो है आश्वासन दे के, सिक्योरिटी का दे के, क्योंकि खाड़ी के देश भी काफी परेशान है ये जंग से, और वो नहीं चाहते कि उनके ऑयल फैसिलिटीज पे भी हमला हो या पानी के ऊपर डिसैलिनेशन प्लांट्स वगैरह जो हैं उस पे भी हमला। तो सभी को मिलजुल के जो है रूस से भी काफी गहराई से बातचीत करके आगे चलना होगा ईरान को भी। ये बहुत ही अहम बात है। और जो इस पुरजोश माहौल में दोनों तरफ से जिस तरह से धमकियां दी जा रही हैं, ईरान कहता है कि जंग के खात्मे का फैसला अब हम करेंगे क्योंकि हम पर जंग थोपी गई है। उधर ट्रंप है कि अब ये बड़ी चीज होगी कि ट्रंप के फैसले से जंग रुकेगी या ईरान आखिरी फैसला करेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कुछ हालात ऐसे हैं जिस पर बिहाइंड द सीन बैक चैनल से कहीं ना कहीं बातचीत हो रही है, ऐसा अंदाजा लगा है आफ्ताब कमाल पाशा साहब की बातों से। उन्होंने कई अहम बातें की हैं कि ईरान ने कुछ फेक अड्डे बनाए थे, और उसके अलावा और कई बहुत ही अहम बातें बताई हैं कि बातचीत अंदर अंदर रूस जो है वो कर सकता है और जंग बंद करा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया पाशा साहब। और मैं अपने दर्शकों से कहूंगा, नाजरीन से, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।